परावर्तन के नियम तक हो गया था ना। ओके, आज शांत रहो, बिल्कुल किताब कापी बंद होना चाहिए, 2 बार तुम्हें लिखने का मौका मिलेगा, उसके बाद खत्म। सतह यानी कि अगर हम बात करें सरफेस, सतह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? अरे यार, हाँ हाँ, उसी को नियमित बोलते हैं। नियमित सतह और अनियमित सतह। मिस्टर अखिलेश, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, अच्छा ये सोचो, जिस कॉपी में लिखना उसी से तुम क्या कर रहे हो? देखो, नियमित सतह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेगुलर सरफेस बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर सरफेस। इर्रेगुलर सरफेस। देखो, ऐसा मान लो कि देखो नियमित सतह कैसे होता है, बिल्कुल एकदम प्लेन होगा, समझ रहे हो? बिल्कुल प्लेन होगा। अगर कोई सतह देखें कि एकदम बिल्कुल ऐसे प्लेन होगा, चाहे जैसे बना दो, बस वो सतह कैसा होना चाहिए? बिल्कुल एकदम प्लेन होना चाहिए, चाहे जैसे बना दो। ये सब सतह देखो, ये जो सतह परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल कैसा है? बिल्कुल प्लेन है ना। तो अगर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, अच्छा परावर्तन के नियम क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो उस पर हम एक अभिलंब बनाते हैं ना। तो अभिलंब देखो, अभिलंब हमेशा सतह पर कैसी होती है? लंबवत होती है ना। तो ऐसी एक सरफेस है, इस सरफेस पर लंबवत एकदम बिल्कुल बनाना है, एकदम बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे परावर्तित होकर के निकल जाएगी ना, तब इसे आपतित किरण बोलेंगे, इसे परावर्तित किरण। और इसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। उसी प्रकार यहां से अगर एक किरण ऐसे आ रही है, तो यहां पर सबसे पहले क्या बनाओगे? इस सरफेस पर, मतलब इस सतह पर क्या बनाओगे? अभिलंब बनाओगे ना। अभिलंब देखो कुछ ऐसे बनेगी, और ये तो जितना देखो, जितना क्या होता है, आपतन कोण जितना होगा, परावर्तन कोण उतना ही होगा ना। फिर ऐसे निकल जाएगी, ये है। अगर यहां से देखो कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, देखो, तो अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो सबसे पहले क्या बनाओगे? इस पर सबसे पहले इस सतह पर क्या बनाओगे? एक अभिलंब बोलते हैं ना उसे। ऐसा जूम करो, ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब है। तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा? जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा ना। तो ऐसे निकल जाएगी, सोच पा रहे हो ना ये। तो इसी वजह से हम परावर्तन के नियम इसी वजह से पढ़ते हैं कि जितना कोण आपतन होता है उतना ही आपतन कोण, जितना आपतन कोण की वैल्यू जो होती है, मतलब जितनी मात्रा आपतन कोण की होती है उतनी मात्रा किसकी होनी चाहिए? परावर्तन कोण की। तब वहां पर हम परावर्तन के नियम को अप्लाई करेंगे। और परावर्तन नियम पढ़ने का मतलब क्या? देखो यहाँ पे अगर मान लो कि अनियमित, नियमित सतह हम उस सतह को बोलते हैं जिसमें परावर्तक तल बिल्कुल एकदम सीधा होता है, बिल्कुल समतल होता है, समझ रहे हो? उसको हम नियमित सतह बोलते हैं। और अनियमित सतह यानी इरेगुलर सरफेस किसे बोलते हैं? ऐसा सतह जिसका परावर्तक तल कैसा हो? खुरदरा ऐसे अगर जूम कर लो, अब इससे भी तो प्रकाश का परावर्तन होगा कि नहीं होगा? अगर भाई सतह चमकीला है तो परावर्तन होगा इससे, देखते हैं। तो अगर कोई ऐसा जूम करो कि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, यहां आ रही है, अब हमें अगर पता लगाना है कि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही तो कहीं ना कहीं तो परावर्तित होगी कि नहीं होगी। अब परावर्तित किधर हो रही है हमें पता लगाना। उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो सरफेस पर क्या बना, इस सतह पर हम एक अभिलंब बनाएंगे ना। और हम जानते हैं कि अभिलंब सतह पर कैसा होता है? लंबवत होता है। तो अगर जूम करो तो ये छोटा सा ना, अगर इसको बहुत ज्यादा जूम करोगे ना, बहुत ज्यादा जूम करोगे तो एकदम इतना पार्ट बिल्कुल कैसा दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा। तो एक ऐसी एक काल्पनिक रेखा से खींच लेते हैं। देखो ये काल्पनिक रेखा खींच ली हमने, और एक तरह से हमने सतह बना दिया। अब इस सतह पर अभिलंब कैसा होना चाहिए? बिल्कुल लंबवत। ये लंबवत हो गई, तो ये आपतन कोण है, तो परावर्तन कोण इसके बगल वाला होगा ना। इसका मतलब ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। अब अगर जूम करें, एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, थोड़ा सा इसे और इरेगुलर बनाते हैं और खुरदरा बनाते हैं, समझ में आएगा। ये अगर कोई प्रकाश की किरण जूम करो ऐसे आ रही है, अब पता लगाना है किधर जाएगी, किधर परावर्तित होकर के किस दिशा में जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो इस सतह पर अगर जूम करोगे तो ये सतह कैसा होगा? सीधा होगा ना। इस पर एक काल्पनिक सतह बनाओगे ऐसे, देखो ये काल्पनिक सतह बना दिया। अब इस काल्पनिक सतह पर क्या बनाओगे? अभिलंब। तो अभिलंब देखो इधर बन रहा है, किधर बन रहा है? नीचे की तरफ बन रहा है ना।
तो ये कुछ अभिलंब बन रहा है, बहुत छोटा, मतलब एक तरह से आपतन कोण बहुत छोटा है। तो आपतन कोण अगर मान लो बहुत छोटा तो परावर्तन कोण भी बहुत छोटा होगा ना ये, तो ये इधर परावर्तित हो रहा है ऐसे, समझ पा रहे हो? ये और देखने कोई, अगर एक मान लो इसे गोला है, अंदर ये परावर्तक तल ऐसे, नहीं भी हो सकता है ऐसा। अच्छा ये भी किस सतह पे आएगा बताओ? ये भी अनियमित सतह पर आएगा ना, क्योंकि इसका भी सतह बिल्कुल इसका समतल नहीं है, इसका जो परावर्तक तल है वो समतल नहीं है। परावर्तक तल अगर समतल होता तो हम बोलते कि हाँ वो नियमित सतह है, लेकिन परावर्तक तल समतल नहीं है, इस वजह से हम इसको अनियमित सतह बोल रहे हैं। क्योंकि कहाँ पर कोई सतह पर जो परावर्तक तल है वो परावर्तक तल समतल नहीं है ना, समतल का मतलब एकदम बिल्कुल प्लेन, एकदम सीधा होना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं है। तो एक प्रकाश की किरण कैसे मतलब कोई प्रकाश की किरण अगर इस पर आ गई तो हमें ये पता लगाना है कि इस प्रकार की किरण परावर्तित होकर के किस दिशा में जाएगी, किधर जाएगी। तो सबसे पहले क्या बनाओगे? सबसे पहले इस बिंदु पर क्या बनाओगे? एक समतल बना, एक तल बनाओगे ना, एक सरफेस बनाओगे, सोच पा रहे हो ये? और ये सतह कैसा होना? ये सतह है बिल्कुल मतलब ये जो सतह है, अच्छा हाँ जो सतह वो तो इसके समतल कह रहे जी, ये जो सतह है वो बिल्कुल क्या होगी? अब हम ये सतह कंफर्म करना तो क्या करेंगे? इसको ज़्यादा जूम करेंगे ना, लेकिन अगर तुम्हें त्रिभुज की थोड़ी परिभाषा, त्रिभुज करें उसकी वृत्त की, अगर तुम वृत्त की कुछ विशेषता जानते होगे ना, तो वृत्त में एक चीज पढ़ोगे, एक इसको जानते हो क्या बोलते हैं? इसको स्पर्शज्या बोलते हैं। स्पर्शज्या नाम सुने हो? 9th में पढ़ा गया होगा। इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। किसी भी सुनो, किसी भी अनियमित सतह से अगर हमें परावर्तन कराना तो हमें पहले सतह कंफर्म होना चाहिए और सतह के बाद अभिलंब कंफर्म होना चाहिए। तो सतह कंफर्म कैसे करेंगे? अब मान लो ये वृत्त है तो सतह कैसे कंफर्म करेंगे? अब उसके लिए थोड़ी वृत्त की विशेषता हमें जाननी होती है कि वृत्त में एक ऐसी लाइन होती है ना जो इस वृत्त को किसी एक बिंदु से टच करके ऐसे जाती है। जब कोई रेखा मतलब कोई रेखाखंड किसी वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो उस रेखा या रेखाखंड को हम स्पर्शज्या बोलते हैं। देखो ये स्पर्शज्या इस वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच करती है, एक बिंदु पर टच करेगी। देखो ये वृत्त है मान लो, तो ये ओहो बिना टच किए जा रहे हैं। ये देखो ऐसा जूम करो, सिर्फ एक बिंदु पर टच करेगी, तो इसका नाम क्या होगा? स्पर्शज्या होता है। क्या होता है? स्पर्शज्या होता है, जिसे हम टेंजेंट बोलते हैं। और ये स्पर्शज्या बिल्कुल एकदम सीधी होती है, यानी कि यहाँ पर जो लाइन होती है ना, ये जो इतना भाग होगा, इतना भाग तुम काट करके निकालो, तो इसको ज़्यादा जूम करोगे ना, बहुत एक तरह से माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो बहुत बड़ा दिखाई देगा। बहुत बड़ा दिखाने का मतलब ये है कि बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। तो उसी तरह से हमें यहाँ भी क्या करना होगा, यहाँ और जो स्पर्शज्या होती है, एक और चीज़ जो स्पर्शज्या होती है ना, वो इसके केंद्र पर, जो ये केंद्र होता है, अगर केंद्र से इसको मिलाएं तो ये क्या बना हमारा? इसको त्रिज्या बोलते हैं ना। तो स्पर्शज्या और त्रिज्या के बीच का कोण जानते हो कितना होता है? 90 अंश होता है। यानी स्पर्शज्या और त्रिज्या के बीच का कोण 90 अंश होता है, यानी कि त्रिज्या स्पर्शज्या पर लंबवत होती है, यानी कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। त्रिज्या हमेशा स्पर्शज्या पर परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होती है। तो अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है सतह कंफर्म करना। तो यहाँ का सतह तुम कंफर्म ऐसे नहीं कर पा रहे हो, तो एक तरह से यहाँ एक वो बना दो, केंद्र बना दो, इसका एक केंद्र बना दो। अब इस केंद्र को ऐसे मिला दो। अब इस केंद्र से क्या होना चाहिए? देखो केंद्र से स्पर्शज्या क्या होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे लंबवत होनी चाहिए ना। तो एकदम बिल्कुल लंबवत बनाओ। देखो ये देखो बन गया, समझ पा रहे हो? यानी कि इसकी काल्पनिक सतह बन गई। कौन सी सतह? ये काल्पनिक सतह। बस अब काल्पनिक सतह बन गई, तुम इस पर वो क्या कहते हैं, अभिलंब बना सकते हो ना। और अभिलंब क्या होती है? अभिलंब इस सतह पर लंबवत होती है। एक तरह से कह लो तो इसी त्रिज्या को तुम आगे बढ़ा लोगे ना, यही अभिलंब होती है। इसी को तुम ऐसे आगे बढ़ाओगे, देखो ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये अभिलंब है, यानी कि नॉर्मल, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो अब देखो ये क्या है? ये आपतन कोण है ना, बोलो। तो ये है परावर्तन कोण। ऐसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी।
चाहे देखो वृत्त के किसी भाग पर अगर तुम्हें मान लो कि इस भाग पर इससे प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे आ रही है, तो अगर मैं चेक करना कि मतलब परावर्तित कैसे होगी, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको ऐसे केंद्र से मिला दो। केंद्र से मिलाने के बाद इस पर एक काल्पनिक सतह खींचोगे ना, वो काल्पनिक सतह इस त्रिज्या की क्या होगी, लंबवत होगी ना। वो काल्पनिक सतह इस त्रिज्या की क्या होगी, लंबवत होगी, यानी बिल्कुल ऐसे ये लंबवत होगी। देखो इसकी लंबवत होगी, कंफर्म है ये। तो इसको मतलब ये काल्पनिक है तो हम डॉटेड बनाते हैं। जो काल्पनिक रेखा होती है ना उसको हम डॉट डॉट बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कटे हुए ऐसे करते हैं। अब जो एक तरह से अभिलंब होती है, वो अभिलंब इस त्रिज्या को आगे बढ़ाने से तो बनती है ना। देखो त्रिज्या को तुम आगे बढ़ा, यही क्या बनना, यही हमारी अभिलंब बन जाती है। ठीक है, अभिलंब ऐसे बन जाएगी ये। अब ये कोण कौन सा कोण कहलाएगा, ये वाला आपतन कोण। तो ये परावर्तन कोण ऐसे गया, ये है परावर्तन, मतलब ये आपतित किरण और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, ऐसे निकालते हैं। तो अक्सर देखा जाए तो अनियमित सतह बिल्कुल कैसा होता है, वक्राकार होता है ना, मतलब वक्र की तरह होता है। देखो ये तो एक तरह से हम जो ये काल्पनिक रेखा यहाँ पर खींच रहे थे, काल्पनिक सतह जो खींच रहे थे ना, ये काल्पनिक सतह हम एक तरह से ऐसे अज्यूम कर रहे थे कि यहाँ एक वृत्त बन रहा है। सोचो अगर इतने भाग को, इतने पोर्शन को लोगे तो एक वृत्त बना सकते, नहीं बना सकते ऐसे कुछ। देखो ऐसे तो एक तरह से वही फिनोमेना काम करता है इस पर। देखो अगर तुम त्रिज्या बनाओगे ना तो त्रिज्या बिल्कुल इसके देखो लंबवत आ रही है। देखो वो चीज़ें जो हमें परावर्तन किसी भी, अगर मान लो कि अनियमित कोई भी अनियमित सतह है, तो अगर हमें परावर्तन वहाँ पर परावर्तन के फिनोमेना को मतलब दिखाना है, प्रदर्शित करना कि परावर्तन की घटना को अगर प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए हम यही करते हैं कि हम यहाँ पर एक अज्यूम कर रहे थे कि जो ये वक्रकार पृष्ठ बन रहा ना, ये उस वक्र से हम एक वृत्त बनाने की कोशिश करते हैं। इससे अज्यूम करते हैं, कोशिश करते हैं ऐसे। मतलब कुछ जा रहे हैं हम लोग डीप में, जा रहे हैं, इतना नहीं हमें वो डीप में जाना चाहिए। ये देखो वृत्त बन रहा है ना, वृत्त में यहाँ केंद्र होगा, अब केंद्र को इससे मिलाएंगे तो ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और ये जो सरफेस है वो क्या हो गई, स्पर्शज्या हो गई ना। ये सरफेस देखो बिल्कुल एकदम लंबवत है, इसके सतह जो है एकदम बिल्कुल लंबवत है। और देखो इसी त्रिज्या की सीध में बिल्कुल क्या है, देखो अभिलंब है कि नहीं है, ये अभिलंब है, ये होता। तब देखो आपतन कोण और ये परावर्तन कोण ऐसे निकल गई। ऐसे किसी भी सतह से परावर्तन ऐसे होता है। और नॉर्मल सतह तो सब करा लेंगे ना, नॉर्मल सतह से कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई ऐसे है, बस जितना कोण ऐसे अभिलंब कैसे होगा, बिल्कुल एकदम सीधा होगा, ऐसे ऐसे निकल गई किरण, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आ रही है, आई है। दिक्कत तो इसमें होती है, अनियमित सतह जो होता है इसमें दिक्कत होती है कि परावर्तन कैसे होता। इसकी परिभाषा लिखानी पड़ेगी। नियमित सतह और अनियमित सतह किसे कहते हैं। देखो नियमित सतह किसे कहते हैं, ये मेरे ख्याल से ना बहुत जरूरी है ये चीजें। इसको हम कहीं लिख देते हैं कोपचे में। देखो ये क्या है, बोलो ये क्या है, अरे भाई वृत्त है ना, यह है वृत्त। और ये क्या है उसका केंद्र, और ये क्या है जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं ना। तो इस रेखा को हम कौन सी रेखा बोलते हैं, इस रेखा को हम कौन सी रेखा बोलते हैं, स्पर्शज्या। अगर और अभी 10th में जब पढ़ोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा तुम्हें, मैथ में साथ पढ़ोगे तो मैथ में जो पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा। उसमें स्पर्श मतलब क्या होता है, देखो स्पर्श मतलब छूना होता है, और ज्या मतलब टैन होता है। तो इसी देखो इसी वजह से इसका नाम क्या होता है, इसी का नाम टेंजेंट होता है। स्पर्शज्या को हम टेंजेंट बोलते हैं। समझ पा रहे हो, आगे पढ़ोगे भी, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना तो ये चीजें समझाई जाएंगी वहां पे। ओके देखो ये हाँ ये इसका नाम क्या होगा, जो आर लिखा गया है इसका नाम है त्रिज्या। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं कि त्रिज्या इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन किस पर, स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। ये यानी कि अगर हम थोड़ी इंग्लिश की बात कर लें तो क्या हम लिख सकते हैं, ए रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, बस कहीं बता सकते हो कि समझ यहाँ कुछ पढ़े लिखे हो, थोड़ा भाव बन जाएगा। भाव समझते हो, हाँ हाँ, मतलब अगर इंग्लिश में बताओगे तो सोचो कितना वो पहले डर जाएगा कि हाँ कुछ पढ़े हो, तो होती है। और हाँ थोड़ी बात कर लेते हैं नियमित सतह। देखो कहीं कहीं मुझसे इंग्लिश निकल जा रही है, क्योंकि आदत पड़ी है मैं इंग्लिश में ही पढ़ाने की, तो उतना तो तुम्हारे लिए मेरे ख्याल से फ़ायदा ही होना चाहिए।
क्योंकि आज नहीं तो कल, देखते हो, आज नहीं तो कल तुम्हें इंग्लिश पढ़ना ही है, और बिना इंग्लिश से बच कर नहीं जा सकते, क्योंकि एक तरह से इंग्लिश अब एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है, यानी कि हर देशों में इंग्लिश बोली जा रही है। तुम हिंदी अमेरिका में बोलोगे ना, अमेरिका वाले हिंदी नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर अमेरिका वाले यहाँ इंग्लिश बोलेंगे तो यहाँ के लोग समझ जाएंगे ना, वो चीज़ें हैं। तो इंग्लिश की लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आगे जानते हो, आगे लोग जो जॉबर होते हैं ना, जो मान लो कि प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं, उन सबके लिए मान लो तुम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तुम अगर वो बीटेक किए हो, इंजीनियर हो तुम अच्छे, फिर भी अगर तुम इंग्लिश बोलना नहीं जानते, आल टू आल इंग्लिश में बातें नहीं कर सकते, तो यू कांट फाइंड एनी काइंड ऑफ जॉब। तो तुम्हें किसी प्रकार की ना कोई जॉब नहीं मिलने वाली है, एक प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलेगी जो तुम चाहोगे, क्योंकि इसके लिए स्पीकिंग जरूरी है इंग्लिश के लिए। तब इंग्लिश में जानते ही नहीं हो तो जानोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो मेरा मानना है कि इंग्लिश हिंदी दोनों जानना चाहिए। जैसे तुमको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना, उसी तरह जब सीबीएसई वालों को पढ़ाते हैं तो वहाँ हिंदी बताते हैं कि देखो ये टेंजेंट है, रेडियस है, रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, टेंजेंट को हिंदी में स्पर्शज्या बोलते हैं। तो जैसे तुम लोग को इंग्लिश बता रहे हैं उसी तरह से उन सबको हिंदी बताते हैं, क्योंकि हमें कहते हैं कि दोनों जाना जरूरी है, कुछ तो जानते रहो कम से कम। ऐसा नहीं कि बस इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश अंग्रेज बने रहेंगे, पता नहीं चला हिंदी में क्या लिखा गया, या फिर हिंदी जानते रहो तो पता नहीं इंग्लिश में क्या लिखा है। थोड़ा समझ जाओगे उससे, समझ रहे हो। तो नियमित सतह क्या है, कोई बताना चाहे नियमित सतह क्या है? वह सतह जिसका परावर्तक तल समतल होता है। कह सकते हो भाई, वह तल, वह समतल, वह तल जिसका परावर्तक तल कैसा हो, समतल हो। देखो अच्छा, पीछे वाला जो तल है वो परावर्तक तल है क्या? नहीं। तो परावर्तक तल चाहे जैसा उससे कोई मतलब है क्या? भाई पीछे इतना वाला तुम कुछ भी लगा तो कोई मतलब है क्या इससे? इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे इसका परावर्तन से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं है। परावर्तन का तो सिर्फ इस समतल से ही तो लेना है, इसी वजह से इससे कोई पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से हम एक नियमित सतह की परिभाषा बना सकते हैं कि ऐसा तल जिसका परावर्तक तल कैसा हो, जिसका परावर्तक तल समतल हो, समतल हो, कौन सा तल कहलाता है? नियमित सतह कहलाता है, नियमित सतह कहलाता है। इंग्लिश में से बोलते हैं कि द प्लेन विच रिफ्लेक्टेड सरफेस इज प्लेन, दैट्स कॉल्ड रेगुलर सरफेस कहते हैं उसे, मतलब रेगुलर सरफेस ऐसा होता। चलो उतना शायद अनियमित सतह की बात करते हैं। अनियमित सतह, इसमें क्या होगा? ऐसा तल जिसका परावर्तक तल समतल ना हो। बोलो सही है? ऐसा तल जिसका परावर्तक तल समतल ना हो। अच्छा, समतल ना होने का मतलब क्या हो? खुरदुरा हो। समतल ना हो यानी कि खुरदुरा हो, खुरदुरा। समतल ना हो, कौन सा तल कहलाता है? मतलब कौन सा? अनियमित सतह कहलाता, अनियमित सतह कहलाता है, अनियमित सतह कहलाता। थोड़ी राइटिंग से समझौता करना, मतलब लिखने के तो अच्छे से हम भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना धीरे धीरे लिखने का फायदा क्या है? टाइम जाएगा उससे। समझ पा रहे हो ना जो लिखे हैं? बिल्कुल क्लियर तो है। मतलब नियमित सतह हम उस सतह को बोलते हैं जिसका परावर्तक तल कैसा हो, जिसका परावर्तक तल कैसा हो, समतल हो। और ऐसा तल जिसका परावर्तक तल कैसा हो, समतल ना हो, यानी कि कैसा हो? खुरदुरा हो, उसे हम कौन सा सतह बोलते हैं? अनियमित सतह बोलते हैं। समझ पा रहे हो? ये चीजें नोट करो, फिर बताते हैं आगे। ये दो सतह बनाओ, एक सतह बनाओ, बिल्कुल एनाकोंडा की तरह दिख रहा है। हाँ, इसको बना लो। इसी से में 3 प्रकाश की किरण परावर्तित करानी है। एक प्रकाश की किरण ऐसे है, पूरा परावर्तन का जो फिनोमेना समझा है ना, एकदम बिल्कुल वैसे बना के लाना। और एक प्रकाश की किरण ऐसे है, हाँ घर से बना के लाना। प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी है, हाँ 3 और एक और बना लेते हैं यहाँ पे। ये 4, इस देखो ये आपतित किरण है ना सबके सब। हमें परावर्तित किरण और अभिलंब
अच्छे से बना के दिखाना है, और बाकी जो तुम वृत्त की कलाकारी कर सकते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मतलब बना के लाना, यहाँ नहीं। क्या हुआ? हाँ, अरे इससे देखो नकल नहीं कर पाते हो जी, ऐसे एकदम नकल देखो एकदम बिल्कुल बन गया यार। अरे ये थोड़ी नकल करने का मतलब है कि तुम जो बोर्ड पे लिखा है लिख ही नहीं पाओगे, कहोगे नकल नहीं किए हैं। बनाओ बनाओ। प्रकाश की उत्क्रमणीयता जानते हो क्या होता है? यानी कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की उत्क्रमणीयता नोट हो गया? जल्दी मिटा जी, तुम कब तक नोट कर दो? मिटा दें? ये पूरा परावर्तन का फिनोमेना समझा के लाना, बना के लाना अच्छे से कि परावर्तन कैसे हमने कराया था उसमें। देखो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है? रिवर्सिबिलिटी। अच्छा, उत्क्रमणीयता मतलब क्या? उल्टा। कहते हैं उल्टा पलटा जो काम करता है। देखो ऐसे, ये हमने कलई कर रहे हैं। अच्छा, कलई किस चीज से करना सही होता है जी? हाँ, तुम्हें थोड़ा सा अगर डीपली ले चले ना, थोड़ा देखो, एक यही ग्लास है, इसको थोड़ा 1 मिनट होल्ड पे रखते हैं। थोड़ा सा शादी हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा चलने वाला हूँ। और एक और, देखो ये 3 हमारे पास ग्लास है। एक ग्लास पर मतलब 3 प्रकार, 3 मतलब एक ही कांच है, वो 3 टुकड़ों में रखा गया। ये कांच है, इस पर किस चीज़ की कोटिंग की गई है? किसी भी चीज़ की कलई कर दी गई है, कलई की गई। जैसे कि चलो लाल ऑक्साइड, इससे हम देखो इस पर यहाँ तो किस चीज़ की कलई कर रहे हैं? देखो इस पर तुम तांबे की भी कलई कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ, क्या तांबा गर्म होता है? गर्म होता है। हाँ, नहीं नहीं सर, नहीं टूटेगा। देखो इस पर हम किस चीज़ की कलई करना चाह रहे हैं? चांदी की कलई करना चाह रहे हैं। जानते हो इसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना इससे वो ऐसे बनाना चाहिए था। रुक जाओ 1 सेकेंड, ये थोड़ी डीप वाली चीज़ें हैं, हालांकि इतना टाइम ले लेगा ये। देखो समझाएंगे, कभी भूलने वाले नहीं हो उससे। यह है ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक है। इसको भी रख लेते हैं, ये ग्राउंड है अपना, इसको भी ऐसे ही रखते हैं। इस पर किस चीज़ की कलई की गई बताओ? चांदी की। इस पर किस चीज़ की कलई की गई है? लाल ऑक्साइड। फिर किसी चीज़ की गई है ऐसे। चलो यहाँ पर कौन खड़ा होना चाहता है? चाहे जो भी खड़ा होगा, कुछ तो इसका शब्द इमेज मतलब प्रतिबिंब बनेगा अंदर की नहीं बनेगा? बनेगा, परावर्तन होगा। या फिर बोलो वेट करें 5 मिनट। सुनो ये है नहीं तो 1 मिनट काम करो, प्रकाश की किरण से लेकर आते हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देते, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा मुझे लगाना पड़ेगा। देखो ये इससे यहाँ तो अच्छा बताओ, जब प्रकाश की किरण से आ रही है तो परावर्तित होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अज्यूम कर लो इससे परावर्तित हो गई सब। लेकिन एक बात जानते हो कि आपतित जो किरण पुंज है
ये 100% थी, हमने 100% जो हमने मतलब 100% प्रकाश के किरण पुंज को इस पर अपवर्तित किया, मतलब इस पर आपतित कराया। लेकिन जब परावर्तन के बाद यहां दिखा रहा था ना, तो यहां लगभग ये 95% होती है, यानी कि 100 प्रकाश की किरण पुंज को अगर तुम यहां से आपतित कराते हो तो सिर्फ 95 वापस जाती हैं, बाकी 5 कहां जाती हैं? 5 इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यानी 5% जो प्रकाश की किरण, 5% जो प्रकाश की किरण है वो इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। लेकिन अगर तुम्हें ईमानदारी बताया ना तो ये 85-95% नहीं होता, ये लगभग 85%, 85 है उसके लगभग करीब होता है, 80% तक होता है। ये नियर अबाउट मतलब लगभग की बात कर रहे हैं। तो बाकी अगर देखो तो ये 20% इसमें करता है। क्यों? क्योंकि ये लाल ऑक्साइड की लाल ऑक्साइड या फिर तांबे की कलई कराओगे तो ऐसा होता है। या फिर तुम ऐसा देखो, जब शीशे के सामने खड़े रहते हो ना तो जितना क्लियर तुम सामने दिखाई देते हो उतना क्लियर तुम अंदर नहीं दिखाई देते हो, क्योंकि जितनी प्रकाश की किरण तुम्हारी बॉडी से निकल करके, तुम्हारी मतलब शरीर से निकल करके उस मिरर पर टकरा रही है, मतलब उस दर्पण पे टकरा रही है, तो पूरी की पूरी प्रकाश की किरण तुम्हारे पास वापस नहीं आ रही है। कुछ प्रकाश की किरण वहां पर क्या हो रही है, उस दर्पण द्वारा अवशोषित कर ली जा रही है, या फिर जिस चीज की हम कलई किए वो कलई क्या करती है, उसको अवशोषित कर लेती है। लेकिन अगर वहीं तुम एक ऐसा शीशा लेकर आ रहे हो जिसके ऊपर किसकी कलई की गई है, चांदी की कलई की गई है, तो अगर इसके सामने तुम अगर खड़े रहोगे, ये प्रकाश की किरण से आपतित हो रही है तो ये ऐसे परावर्तित हो जाएगी। देखो, तो ये अगर मान लो कि तुम 100% प्रकाश किरण पुंज को आपतित करा रहे हो तो यहां से वापस सिर्फ कितनी होती है, यहां पर 95% किरणें परावर्तित, मतलब यहां से 95% प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं। इससे से सिर्फ कितना अवशोषित होती है, सिर्फ 5% प्रकाश की किरणें अवशोषित होती हैं। मतलब तुम जो नॉर्मल शीशा लगाते हो अपने घर पे वो बिल्कुल इस चीज की कलई की होती है। तो अगर इसके सामने जब खड़े होते हैं ना तो लगभग 80%, मतलब लगभग जितना जैसे तुम हो बिल्कुल 80% तुम्हारा प्रतिबिंब बनाती है। लेकिन अगर वहीं तुम चांदी की कलई की गई शीशे के सामने खड़े रहोगे ना तो तुम्हारा बिल्कुल लगभग एकदम लगभग बराबर बना देगी। 95% का मतलब क्या होता है, लगभग उतना ही है। तो उसमें तुम ज्यादा फर्क नहीं समझ पाओगे भाई। देखोगे जो शीशा देखोगे कि नॉर्मल तुम खड़े रहोगे तो मतलब अच्छे क्लियर दिखाई देते हो, बिल्कुल शीशे में जब देखोगे तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अलग दिखाई दे रहा, तो इसकी वजह से होता है। तो अगर तुम इस प्रकार के शीशे के सामने खड़े हो या फिर इस प्रकार के शीशे के सामने खड़े हो, तो अगर चांदी की कलई की हुई शीशा है, अगर दर्पण है उसके सामने खड़े रहोगे तो उससे तुम्हारा प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर बनेगा, बिल्कुल साफ बनेगा। लेकिन इससे उतना क्लियर नहीं बनता। एक्चुअल में ये 95% प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है, सिर्फ 5% प्रकाश की किरणों को अवशोषित करती है। जबकि ये क्या करता है, ये लगभग 80% या फिर उससे ज्यादा, फिर से कम, लगभग इतना होता है, इतने प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, बाकी 20% या फिर उससे कम की प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है। आ रहे भाई कन्हैया, जाओ देख लो जी। और देखो ये क्या है, हमको ही बुला रहे हैं। और देखो, अगर मान लो कि तुम नॉर्मल ग्लास के सामने खड़े होती, बिल्कुल इसके सामने खड़े हो, इसके पास कोई कलई नहीं की गई है, लेकिन अगर तुम एकदम खाली शीशे के सामने खड़े रहोगे ना तो भी प्रकाश, तो भी तुम्हारा कुछ प्रतिबिंब बनता कि नहीं बनता। सोचो, कभी एकदम नालों के आर पार शीशा है, अगर ध्यान से देखोगे ना तो भी तुम्हारा प्रतिबिंब बनाता है, वो भी बनाता है। तो वो जानते बिल्कुल इसी का उल्टा हो जाता है, इसी का उल्टा हो जाता है। यानी ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, परावर्तित तो होंगी, ऐसा कन्फर्म ही परावर्तित होंगी, लेकिन सिर्फ कितना प्रतिशत, सिर्फ 5% परावर्तित होंगी, बाकी 95% क्या कर ली जाएंगी, अवशोषित कर ली जाएंगी। अवशोषित मतलब क्या, अपवर्तित हो जाएंगी। इसके द्वारा अपवर्तित हो जाएंगी ना, ये होता है। अवशोषित न करके अपवर्तित कह लो, समझ में आएगा। अपवर्तित हो जाएंगी मतलब इसके आर पार चली जाएंगी, बाकी 5% प्रकाश की किरणों को तुम्हारी तरफ भेजेगा। यानी कि तुम उसकी एक ऐसी प्लेन शीशा मतलब दर्पण है जिसकी आगे पीछे कलई नहीं की गई है, उसके सामने भी खड़े होते हो तो भी तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है। बोलो देखे होगे तुम अपने घर पे, ऐसा कई बार शीशा देखोगे जिसके आर पार दिखा देता, फिर भी अगर रख दो तो कुछ ना कुछ तो देख पाओगे उसके सामने। तो वो इसी वजह से होता है। हम तो पानी में भी अपना चेहरा देख लेंगे, नहीं देख लेंगे बोलो, लेकिन उतना क्लियर नहीं देख पाएंगे
जितना क्लियर हम शीशे के सामने। क्यों? क्योंकि पानी क्या है, पानी के पीछे किस चीज की कलाई कर रही है? क्योंकि मिट्टी होती है ना, तो मिट्टी की कलाई उतना क्लियर नहीं होती है, जबकि वही शीशे से एकदम बिल्कुल चांदी क्या होता है, बिल्कुल चमकदार होता है, बहुत तेजी से परावर्तन होता है, इसकी बहुत चमकीला होता है। चमकीला मतलब ये कि इसके अगर हम इसकी एक पन्नी बिछाते हैं तो उस पर प्रकाश की किरण बहुत तेजी से परावर्तित होती है, इस वजह से ऐसा होता है। समझ पा रहे हो? चीजें नोट कर लो। ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या दीजिए? देखो ये बिल्कुल सिंपल है। देखो ये क्यों बताना चाहेगा? बताइए जरा, बोलो। आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। बोलो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है? कोई बताना चाहे? बोलो। ऐसे नहीं, देखो जब प्रकाश की, सुनो, जब प्रकाश की आपतित किरण को अगर हम परावर्तित किरण मान लें, इसको हम कौन सी किरण मान लें? परावर्तित किरण मान लें, तो जो प्रकाश की किरण परावर्तित है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगी? वो आपतित किरण हो जाएगी। मतलब प्रकाश अपने पथ को दोहराती है, दोहराने का मतलब बिल्कुल सेम दोहराती है, मतलब जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से, ठीक उसी रास्ते से वापस आती है। इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। यानी कि अगर एक तुम्हें लिखना चाहें इसे तो लिख सकते हैं कि अगर प्रकाश की आपतित किरण को परावर्तित किरण कर दिया जाए, परावर्तित किरण कर दिया जाए तो प्रकाश की परावर्तित किरण कौन सी किरण हो जाती है? परावर्तित किरण आपतित किरण हो जाती है, इसका मतलब क्या है? हो जाती है, अर्थात प्रकाश जिस पथ से आई हुई रहती है उसी पथ से गमन कर जाती है, वापस चली जाती है। गमन करना, वापस चलना बोलते हैं। गमन करना मतलब जाना, वापस गमन कर जाती है। प्रकाश की इस गुण को ही, एक तरह से प्रकाश की प्रॉपर्टी, विशेषता है, प्रकाश के इस गुण को ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। समझ पा रहे हो? देखो अगर प्रकाश की आपतित किरण को देखो, जो हाईलाइटेड वर्ड है ना वो लिख दे रहा है। ऐसे एक एग्जाम में एक्चुअल में करना चाहिए कि जब कोई, देखो जैसे जो मेन वर्ड होता है ना उस पर अंडरलाइन कर दी जाती है। अगर प्रकाश की आपतित किरण को परावर्तित किरण कर दिया जाए, तो जो प्रकाश की परावर्तित किरण है वो आपतित किरण हो जाती है। अर्थात प्रकाश जिस पथ से आई हुई रहती है उसी पथ से वापस गमन कर जाती है, उसी पथ से वापस चली जाती है। प्रकाश के इस गुण को ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। समझ रहे हो? प्रकाश की यही गुण ही क्या कहलाता है? यही विशेषता ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। यानी कि अगर ये देखो, ये कौन सी किरण है इस समय के लिए? आपतित किरण है, और ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। अगर जो परावर्तित किरण उसको हम आपतित किरण कर दें तो प्रकाश जिस पथ से आई रहती है उसी रास्ते से क्या हो रहती है? वापस चली जाती है। प्रकाश के इस गुण को ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। यानी कि जो, अर्थात अगर हम परावर्तित किरण को आपतित किरण कर दें, परावर्तित किरण को आपतित किरण कर दें तो आपतित किरण ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी? ऑटोमेटिक परावर्तित किरण बन जाएगी।
ऑटोमेटिक परावर्तित किरण हो जाएगी। समझ पा रहे हो? मतलब प्रकाश की आपतित परावर्तित किरण को अगर हम आपतित किरण कर दें तो प्रकाश की जो आपतित किरण है वो परावर्तित किरण हो जाती है। प्रकाश के इस गुण को ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। समझ पा रहे हो? प्रकाश के इस गुण को ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। नोट कर लो।